मैं ब्रिजेश आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम जीके का प्रैक्टिस सेट जो था स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। महाबलीपुरम का सप्त मंदिर बनवाया था, तो इसको किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने जो था बनवाया था। इन्हें नरसिंह देव वर्मन प्रथम भी कहा जाता है। और सप्त मंदिर जो है कहाँ पे? तो ये सप्त मंदिर जो उड़ीसा में पड़ता है। और सप्त मंदिर की खास बातें ये हैं, इसके सप्त मंदिर जो यानी कि होता है 7 रथ, यानी कि जो सप्त रथ मंदिर है, यानी कि इसमें होता है कुल 7 रथ हुआ करते थे। 7 रथ में से 5 रथ तो जो था पांडवों को प्रदर्शित करता था। 5 पांडव थे। पांचों पांडवों की मैं बात कर लूँ तो अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, ये जो था 5 पांडव थे। बाकी जो होता है एक द्रौपदी और दूसरा जो होता है कुंती, यानी कि कुल मिलाकर के होता है 7 हुए, यानी कि यही जो था सप्तरथ मंदिर जो था इंडिकेट करता है। कलिंग क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेदी वंश से संबंधित है। किस वंश से? तो चेदी वंश से जो था संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो था तीसरा जरा ध्यान से देखिए। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, तो ये किस चीज़ को होता है? तोलकाप्पियम ग्रंथ है, जो कि ये तमिल व्याकरण से संबंधित था। और ये तमिल व्याकरण के सिवा जो होता है मोक्ष की प्राप्ति, कर्म कर्तव्य यानी कर्मकांडों पर भी आधारित है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 जरा ध्यान से देखिए। पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन से इलाका नहीं जीता था? यानी कि पेशवा बाजीराव मस्तानी, यानी कि ये जो मूवी आई थी वह इन्हीं के जो था आधारित है, बाजीराव पर आधारित है। ये जो था बात किया जाए तो गुजरात जो था उन्होंने जीता था, बुंदेलखंड जो था जीता था, मालवा जो था जीता था, जबकि उड़ीसा को था उसने जीत नहीं पाया था। यानी कि होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि सेना को वेतन देने की प्रणाली की विधान किसने किया था? यानी कि होता प्रणाली पहले जो था सेना को वेतन देने का प्रणाली किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो था है पहली बार जो था शुरू किया था। यदि बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। अहिल्याबाई रानी थी, तो अहिल्याबाई जो था कहाँ की रानी थी? तो ये मालवा की रानी थी। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मिर्ज कासिम था। कौन था? मिर्ज कासिम जो था बंगाल का नवाब था। यदि हम बात कर ले तो बक्सर की लड़ाई जो था, बक्सर पड़ता कहाँ पे है? तो ये बिहार राज्य में पड़ता है। और जो ये बक्सर है, बक्सर की लड़ाई जो था लड़ी कब गई थी? तो ये आपका 22 अक्टूबर 1764 में जो था लड़ी गई थी। जबकि अंग्रेज और भारतीयों के बीच जो था लड़ा गया था। अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, जबकि भारत के तरफ जो था 3 देसी शासक जो था मिल करके युद्ध लड़े थे, फिर भी जो था पराजित हुए थे। यदि बात कर लिया जाए तो बंगाल का जो नवाब था उस समय जो था मीर कासिम था, वो लड़ा था। जबकि अवध का नवाब जो था सिजाउद्दौला था। जबकि और दिल्ली का जो सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली मुगल जो था, मुगल शासक जो था दिल्ली का, वो शाह आलम द्वितीय था। ये मिल करके होता है तीनों लोग लड़े थे, लेकिन जो था युद्ध में जो था विजयी अंग्रेज हुआ था। और यहीं से जो था भारत जो था पूर्ण रूप से जो था यानी कि जो था पूर्ण रूप से था परतंत्र हो गया था, यानी कि अंग्रेजों के अधीन हो गया था। ये अंग्रेजों की अंतिम लड़ाई थी जो कि भारतीयों को अपने अधीन कर लिया था। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे। तो मुस्लिम लीग निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना को अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो ये कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन था, जिसमें 1929 में जो था आया था। यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1929। ये 24 मार्च 1929 को था लाया गया था। तो जिन्ना उसमें 14 सूत्री जो था अपना प्रस्ताव पेश किया था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो था ठुकरा दिया था, क्योंकि उसमें एक जो था प्रस्ताव उनका था कि वो पाकिस्तान अलग जो था यानी कि अलग होने की जो था राष्ट्र अलग बनाने की जो था मांग थी। इसलिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये 14 सूत्री जो है उन्होंने प्रस्ताव को होता है ठुकरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 जरा ध्यान से देखिए। भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके शासनकाल में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया था? ये कौन था? तो ये जो था लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली जो था। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त जो था चलाने वाला कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें, ये तो ये हड़प नीति जो था अपने कराने वाला था। जबकि पहली बार जो था जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, वो जो था पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला था, पहला व्यक्ति जो था वारेन हेस्टिंग था। कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से दें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो
का लगभग एकाधिकार था। तो किस पे जो था एकाधिकार था? तो जस्ता पे जो था एकाधिकार था। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से किस में था, किस में है? तो ये बात किया जाए तो पहली बार जो था यानी पहला जो था पूछा जा रहा है, तो यानी कि डिगबोई था। कौन था? डिगबोई। और डिगबोई जो था है क्या? डिगबोई जो था पड़ता है असम में पड़ता है। और क्वेश्चन होता है 12, जरा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? तो कौन है? कर्नाटक है। कर्नाटक के साथ जो होता है आंध्र प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है, तमिलनाडु भी है, यानी कि उत्पादन होता है। लेकिन अग्रणी राज्य के बारे में जो पूछा जाए तो शहतूत की जो होता है यानी कि जो शहतूत कीट पालन करता है वो कर्नाटक जो होता है अव्वल है। अगला क्वेश्चन होता है, जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में कौन सा 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? यानी कि टेम्परेचर होता है 20 डिग्री होगा तो उस टाइम जो होता है जल में घुलनशील होगा, यूरिया होगा। यानी यूरिया को तो फार्मूला यदि पूछा जाता है तो ये आपका होता है NH2CO NH2 होता है। इसी को जो होता है आपका कार्बामाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बामाइड भी इसको बोला जाता है। तो याद रख लिए, कभी कभी जो होता है यूरिया ना करके कार्बामाइड भी दे देता है, तो इसी का होता है यूरिया का ही फार्मूला होता है, कार्बामाइड होता है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस पतन की पश्चिमी भूमि सबसे विशाल है? यानी कि पतन मीन्स होता है बंदरगाह, तो किसका होता है बंदरगाह जो होता है सबसे बड़ा था? तो यानी कि बात किया जाता है तो मुंबई का जो होता है सबसे बड़ा था, मुंबई का जो होता है कारभार जो होता है यानी कि जो वहाँ के जो यह एक व्यस्त बंदरगाह भी था। इसकी जो व्यस्तता को कम करने के लिए इसी के आसपास जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बनाया गया था, जहाँ पे इसकी जो होता है ये व्यस्तता को कम करने के लिए था बनाई गई थी। तो यानी कि जो था पश्चिम पतन की बात किया सबसे विशाल कौन था? तो ये मुंबई था। कांडला जो था पड़ता है आपका, कांडला का जो था नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय जो था रख दिया गया, जो कि ये पड़ता है गुजरात में पड़ता है। कोच्चि जो होता है केरल में पड़ता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये जो होता है सब बंदरगाह हैं, तो मैंने जो था आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है। कौन सी है? यांगसी नदी। यांगसी नदी की जो था लंबाई की बात करें तो 6300 किलोमीटर जो होता है, ये बहती कहाँ पे है? तो एशिया के यानी कि होता है ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत की पठार से निकलती हुई चीन में जो है फैली हुई है ये नदी। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही क्रम अवरोही क्रम में जो होता है प्रस्तुत है? तो यानी कि महाद्वीप में तो मैं बात कर लूँ तो कितने जो होता है विश्व में तो कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप होते हैं। और महासागर कितने हैं? तो 5 जो होता है महासागर जो होता है। तो बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो होता है एशिया है, और भारत जो होता है एशिया का ही पार्ट है। और दूसरा बात करें तो अफ्रीका है, तीसरा जो होता है उत्तरी अमेरिका है, चौथा जो होता है यूरोप है। यानी कि करेक्ट आंसर जो होता है हमारा हो जाएगा आर्डर अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं, तो अवरोही क्रम मतलब यह है सबसे बड़ा है। मैं बात कर लूँ तो ये जो होता है एरिया में जो होता है सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका दूसरे स्थान पे, तीसरे पे जो होता है अमेरिका है यानी उत्तरी अमेरिका है, और चौथे पे जो होता है यूरोप है। तो ये जो होता है इनका आर्डर जो होता है बताता है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे झीलों का वाटिका कहते हैं? यानी झीलों का देश जो होता है बोला जाता है, यानी कि झीलों का देश बोला जाए या वाटिका बोला जाता है, तो ये कौन होता है? फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड है। क्वेश्चन नंबर जो होता है 18 जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो हैं, यानी कि होता है जो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो किस में है? तो ये आपको होता है 19 से लेकर के होता है 22 तक। कौन से हैं? तो 19 से लेकर के 22 तक, जो कि 4 आते हैं अनुच्छेद। 19 पहला हो गया, 20 दूसरा हो गया, 21 तीसरा हो गया, यानी कि 22 जो होता है चौथा हो गया। ये जो होता है किस पे है? तो स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। ये मौलिक कर्तव्य होता है, भाग 3 है, जो भाग 3 हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि 12 से लेकर के 35 तक है। अब 12 की बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, मौलिक अधिकार जो था कि छह तरीके का जो था मौलिक अधिकार जो था दिए गए हैं, जो कि 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति को अधिकार जो था हटा दिया गया, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में संशोधन करके संपत्ति को मौलिक अधिकार के दर्जा से बाहर कर दिया गया। यदि बात करें तो मौलिक अधिकार जो था पहला जो था मौलिक अधिकार है 14 से लेकर 18 तक होता है, समानता का अधिकार होता है। दूसरा जो था बात करें तो 19 से लेकर 22 तक जो था ये स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में उल्लेख है। और जबकि तीसरा जो था मैं बात करूँ तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था वो 23-24 है। और जबकि
25 से लेके 28 तक जो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 29-30 जो था 29-30 की बात करें तो यह शिक्षण संस्था से संबंधित था, शिक्षा संबंधित अधिकार था। और 32 की बात करें तो यह जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। और जबकि संपत्ति को अधिकार से जो था हटा दी गई। संपत्ति के अधिकार को तो 2 अनुच्छेद में मिलता है, एक 19F में था और 31 में जो था अनुच्छेद में जो था इसका उल्लेख किया गया है संपत्ति के अधिकार को। और जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में करके इसको जो था मौलिक अधिकार के दर्जे से बाहर कर दिया गया। अब जो था वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है। क्वेश्चन नंबर जो है 19 जरा ध्यान से देखिए, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? यानी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय जो था कौन करेगा? तो संसद करेगा। कौन करेंगे? संसद। और संसद बनता कैसे है? तो संसद जो था संसद में 3 भाग होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, साथ में राष्ट्रपति। इन तीनों को यदि मिला दिया जाता है तब जाकर के होता है संसद जो था बनता है। संसद का कौन सा अनुच्छेद है? तो 79 अनुच्छेद जो था संसद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से दिया गया कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है जो कि अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे जो है किसमें जो है सम्मिलित नहीं होता है? तो यानी कि ये बात क्या लिया जाए तो किसमें जो है नहीं होता है? यानी कि लोकसभा के सदन, यानी कि केवल राज्यसभा के सदन के द्वारा जो है किया जा सकता है। कौन सा जाएगा? यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जरा क्वेश्चन होता है फिर से ध्यान से समझ लिए, 110 है क्या? यानी कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्निहित और अनुच्छेद 110 में विनिर्देशित विषय, यानी कि जो बात कर रहे हैं कि 110 अनुच्छेद है क्या? यानी कि धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर आधारित है। यानी धन विधेयक जो होता है ये कोई बिल जो होता है धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? तो ये जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा जो होता है बताया जाता है कि ये धन विधेयक जो होता है, यानी कि ये धन विधेयक है कि नहीं है, उसका निर्णय का हक जो होता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं उनके अंडर में होता है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर होता है 22 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि भारतीय संविधान में किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? यानी कि संघीय न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो यानी कि संघ जो था किस में है? तो भाग 5 में है। भाग 5 की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका 52 अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक जो होता है इसका उल्लेख है। और जबकि ये संविधान में न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, असंघीय न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो यानी कि 124 से शुरू होता है और जाता कहाँ पे है? 107 की हम बात कर ले तो 124 है क्या? तो 124 जो है यही जो है सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सा है? तो ये आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय की मैं बात करूँ तो कौन सा है? तो यानी कि अनुच्छेद 124 है। जबकि उच्च न्यायालय जो था 214 में जो था उच्च न्यायालय का उल्लेख है। कौन सा है? तो ये आपका हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो था 214 अनुच्छेद में जो था इसका जिक्र किया गया। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? यानी कि होता है जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो मैं बात करूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव किस तरीके से होता है, तो एकल मत संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से होता है। जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष को जो होता है, यानी कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग भाग लेते हैं। अब बाकी जो था 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जैसे कि एक दिल्ली है, एक पुदुचेरी है, जहाँ पे विधानसभा है, तो यानी कि उनके निर्वाचित सदस्य जो था राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेते हैं। अब बात कर लिया जाए तो इनके जो कौन कौन से यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के चरण प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो बात किया जाए तो पदस्थ राष्ट्रपति के पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए, यानी कि ये तो सही है, ये भी होना चाहिए। यानी कि होता उनके पद खाली होने से पहले, यानी कि उनकी पद अवधि खत्म होने से ठीक पहले होता चुनाव हो जाना चाहिए, ये बात कहा जा रहा है। बी की बात करें, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहेंगे, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है कोई भी राष्ट्रपति बनते हो तो केवल 5 साल के लिए तो उनको बनाया जाता है। अगला जो है मैं बात करूँ तो सी में दिया गया कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी, ध्यान से देख लीजिए, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यालय की समाप्ति पर भी पद बना रहता है। यानी कि राष्ट्रपति का जो उत्तराधिकारी आने तक, यानी कि ये तो बात सही है कि यानी जब तक वो राष्ट्र उत्तराधिकारी नहीं बन जाते हैं तब तक जो होता है उनके कार्यकाल को होता है समाप्ति पर भी पद पर बना रहेंगे। यानी कि उनका जो होता कार्यकाल समाप्त हो गया तब पर भी जो होता बने रहेंगे जब तक जो होता चुनाव नहीं हो जाता है। अगला मैं बात करूँ तो निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, यानी कि चुनाव स्थगित नहीं किया जाता। यही इसका जो होता है गलत आंसर है। यानी कि इसमें बात किया जाता है कौन सा होता है राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं हो सकता है, यानी कि ये डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि होता है यही जो होता है इसमें गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23 दिया कि
भारतीय संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो किसके माध्यम से, यानी कब हुआ था अधिनियमित, अंगीकृत जो किया गया था 26 नवंबर 1949 जो था हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। कितना दिन लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन जो था लगे थे। अब बात किया जाए तो जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जब बन करके तैयार हुआ था, तो उस टाइम जो होता है भागों की संख्या कितनी थी, तो 22 भाग थे, और अनुच्छेद कितने थे, तो 8 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, और जबकि अनुच्छेद की बात करें तो 395 जो होता है अनुच्छेद थे, और जबकि वर्तमान की बात करें तो अभी भी जो होता है 22 भाग ही हैं, और अनुसूचियाँ जो होता है 12 हो गई हैं, जबकि अनुच्छेद जो होता है बात किया है तो अनुच्छेदों की संख्या जो होता है लगभग होता है 300, यानी कि 495 हो चुके हैं। तो ये बात जो होता है ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। बात करें जब हमारा संविधान सभा बनी तो उस समय जो होता है जो हमारे अनुच्छेद लागू हुए तो 16 ऐसे अनुच्छेद थे जो कि उसी टाइम जो होता है लागू हुए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारा संविधान बन गया था तो उस समय कुल कितने अनुच्छेद जो था उसी टाइम लागू हो गए थे, तो 26 नवंबर के दिन जो था 16 ऐसे अनुच्छेद थे जो कि हमारे ऊपर लागू हो गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो होता है 24 की जो मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ये जो था कथन है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उस चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। यानी कि जब वो गाड़ी जो है स्थिर अवस्था में होती है, यदि बात किया जाए तो गाड़ी स्थिर अवस्था में होती है तो उसको चलाने के लिए तो फर्स्ट टाइम हमें जो है ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद एक बार चल लेता है तो उससे जो है ताकत जो था कम ही ताकत में जो है वो चलना जो था प्रारंभ कर देता है। ये किस कारण होता है, तो ये इस कारण होता है क्योंकि पहली बार जब गाड़ी चलने यानी कि होता है एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाती है, यानी कि घर्षण के कारण जो होता है ऐसा होता है क्योंकि उस समय जब स्थिर अवस्था में होती है तो घर्षण अधिक होता है, जिस कारण जो होता है चलाने के लिए हमें ज़्यादा जो होता है बल की ज़रूरत पड़ती है, और जब गाड़ी एक बार चलना प्रारंभ कर देती है तो हमें कम बल की ही आवश्यकता पड़ती है और गाड़ी जो होता है चलती रहती है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता जो होता है सिस्मोग्राफी जो होता है किया जाता है। किससे किया जाता है, तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो ये आपका सिस्मोग्राफी है। कौन सा है, यदि बात कर ले तो ये जो होता है ए इसका करेक्ट आंसर है कि सिस्मोग्राफी के द्वारा जो होता है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या नापा जाता है, तो धड़कन की होता है यानी कि जो फेफड़े और धड़कन जो होता है बीपी नापा जाता है, यानी कि जो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें जो होता है सीने पर जो लगा कर होता है चेक करते हैं, तो वो जो होता है बीपी को नापते हैं कि उसकी होता है यानी कि धड़कन जो होता है कितना धड़क रहा है, तो वो स्टेथोस्कोप होता है जिसके माध्यम से होता है नापा जाता है। तो अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देख लियो। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, तो पहला कौन था, स्पुतनिक था। स्पुतनिक फर्स्ट था जो कि मानव द्वारा निर्मित है। यह किस देश के माध्यम से भेजा गया था, ये सोवियत संघ के माध्यम से होता है पहली बार जो होता है भेजा गया था, और ये 1977 में पहली बार जो होता है भेजी गई थी। क्वेश्चन नंबर जो होता है 27 जरा ध्यान से देखिए। किसी वस्तु की त्रिविमी छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीकी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसे जो होता है होलोग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होलोग्राफी बोला जाता है, जिसके माध्यम से त्रिविमी छवियां जो होता है रिकॉर्डित की जाती है, यानी कि चित्रित जो होता है रिकॉर्ड जो होता है खींची यानी कि फोटो जो होता है खींचा जाता है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 28 की बात है पित्ताशय में उपस्थित पाषाण यानी पथरी निम्नलिखित में से किसके पाचन को प्रभावित करती है, तो यानी पथरी जो बनती है पेट पित्ताशय में वह किस कारण यानी कि जो ये बनता है तो किसको प्रभावित करता है, तो वसा को जो होता है प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा। वसा का जो होता है पाचन नहीं होने देता, इसी कारण जो होता है ये वसा को जो होता है प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर जो था 29 जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि कौन सा लवण होता है जो कि हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो कौन सा होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। कौन सा होता है, तो कैल्शियम फास्फेट होता है। यानी कि कैल्शियम फास्फेट की बात करें तो ये आपका होता है फार्मूला होता है लिख लें तो CaPO4, यानी कि तो कैल्शियम फास्फेट को होता है फार्मूला होता है CaPO4 फास्फेट होता है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो निम्नलिखित में से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर यानी किसी नगर का मेयर के बारे में तो बता रहे हैं कि नगर का प्रथम नागरिक होता है, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि जो होता है जो मेयर होता है वह नगर का होता है प्रथम नागरिक होता है।
क्वेश्चन नंबर यानी दूसरे की बात करें तो नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, तो यानी कि ये भी सही है। अगला जो तो बता रहे कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होते हैं, तो ये भी इसका जो था करेक्ट आंसर है। और बी की बात करें कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है, तो ये उनके ऊपर जो था मेयर के पास जो था ये नहीं होता है। यानी कि मैं कूट की बात करूँ तो ये पहला दूसरा तीसरा ये जो था सही है, तो यानी कि करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बी में जो था पहला दूसरा तीसरा जो था दिया गया है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन से होता है कथन सही है, तो बात किया उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये बात जो है सत्य है, क्योंकि होता है 2011 की जनगणना सभी क्षेत्रों में होता है उत्तर प्रदेश को होता है आगे है, इसीलिए होता है यानी कि इसका करेक्ट आंसर होता है यही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर जो था 32 ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो था 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो मोतीलाल बाल संग्रहालय जो था कहाँ पे स्थित है, तो ये जो था आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, तो लखनऊ में जो है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो था स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है 33 ज़रा ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो कहाँ पे स्थापित है, तो ये जो था औद्योगिक क्षेत्र की बात किया जा रहा है, तो यानी कि होता है कानपुर है। कहाँ है, कानपुर में होता है स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो था 34 ज़रा ध्यान से देखिए, इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम यानी DTH टेलीविज़न सेवाओं को आवश्यकता को पूरा करेगा, तो ये कौन सा है जो कि ये आवश्यकता यानी DTH जो था काम करता है, तो यानी कि इनसैट होता है, इनसैट 4A है। कौन सा है, तो इनसैट 4A यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, जो कि हमें नेटवर्किंग यानी संचार जो होता है, जैसे टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न की नेटवर्क भी ज़रूरत पड़ती है, तो यानी DTH का जो नेटवर्क दिया जाता है वो इनसैट के माध्यम से होता दिया जाता है, जो कि 4A है। क्वेश्चन नंबर जो था 35 ज़रा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 35 दिया सबसे अधिक ऊर्जा देने वाले स्रोत घटते हुए क्रम में सजाइए, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा हमें किसके माध्यम से मिलती है, तो जीवाश्म ईंधन के माध्यम से, यानी कि पहला जो है जीवाश्म ईंधन है, दूसरा जो है जल ऊर्जा है, तीसरा जो है परमाणु ऊर्जा है, यानी कि ये इसका जो क्रम है जो कि घटते हुए क्रम में है। सबसे ज़्यादा जो है जीवाश्म ईंधन के माध्यम से मिलता है, दूसरा जो है जल ऊर्जा से मिलता है, तीसरा जो है परमाणु ऊर्जा से मिलता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर जो है 36 ज़रा ध्यान से देखिए, सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है, तो यानी कि जो है भूमि यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पूछा जा रहा है कि देश का जो सबसे बड़ा जो देश कौन सा है, तो कौन सा है, रूस है। तो रूस जो है नंबर 1 पे है, दूसरे पे जो कनाडा है, तीसरे पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे चीन है, पाँचवें पे जो है ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे भारत आता है, यानी कि भारत को जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो 7वां स्थान आता है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर जो है 37 ज़रा ध्यान से देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे है, तो ये जो है शिमला है। शिमला जो है किसकी राजधानी है, तो ये आपका होता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला, यानी कि ये जो आलू संधान केंद्र है वो कहाँ पे है, तो शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर जो है 38 ज़रा ध्यान से देखिए, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है, यानी कि चीनी अनुसंधान पूछा जा रहा था, यानी कि ये तो है कानपुर में। कहाँ पे है, कानपुर में। यदि ऐसा क्वेश्चन रहा था कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तब तो लखनऊ आंसर हो जाएगा। तो आप इसको विशेष तौर पर समझ लीजिएगा, यदि गन्ना पूछा जाता है तब तो लखनऊ है, और चीनी का पूछा जा रहा है तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर, चीनी का जो है कानपुर है। तो बस आज के लिए होता है इतना ही, बाकी जो था आप लोग सीरीज होता है ये कंटिन्यू जो है जारी रहेगा। आप लोग जो है इसको मतलब जो है चैनल पे आप लोग बने रहिए, और इस तरीके जो है वीडियो आप लोगों को बराबर जो है मिलता रहेगा।